नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी आपके साथ हम साझा करते हैं। फिलहाल खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 199 से कहानी चल रही है छांगु दुसाद की। वो छांगु दुसाद जिसने रोहतास जिले में 5 से 7 वर्षों में 260 हत्याएं की, 106 हथियार लूटे। आतंक इतना मच गया कि जब रात को बच्चा रोता नहीं सोता तो मां कहती, पिताजी कहते, सो जाओ छांगु दुसाद आ जाएगा। तो देखिए, छांगु दुसाद का जो आतंक था वो चरम पर जा चुका था और बिहार सरकार ने फैसला कर लिया था कि अब इसे खत्म करना है। तब मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे थे। बात हम कर रहे हैं 1987 की। यदि छांगु दुसाद के बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो आपको खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 199 से देखना चाहिए। तो आज छांगु दुसाद की कहानी में यह अंतिम किस्त है, एपिसोड नंबर 202। तो बिंदेश्वरी दुबे का फैसला हो चुका था। रोहतास जिले के तमाम वैसे पुलिस पदाधिकारी जो छांगु दुसाद व अन्य दस्यु गिरोहों से, जिसमें रामाशीष कोयरी उर्फ दादा और घमरी खरबार, तमाम ऐसे गिरोह थे, जवाहर यादव, निपटने में नाकाबिल रहे थे, उन्हें बदला जा चुका था। बायन श्रीवास्तव डीआईजी के रूप में तैनात किए गए थे। सुदर्शन प्रसाद सिंह जो जाने माने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उन्हें एसपी बनाया गया था और यह दायित्व दिया गया था कि अगले 45 दिनों में सफाई कीजिए। 40 पुलिस की नई गाड़ियां दी गई थी, बीएमपी की तैनाती हुई थी, सीआरपीएफ की तैनाती हुई थी, गोरखा जवान तैनात किए गए थे। तो अब वहां एक ऑपरेशन शुरू हुआ, गोली मारो। तो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे पहले जो काम बनता था वो था इंटेलिजेंस इनपुट, जो जानकारी दे कि आखिर ये सब रह कहां रहे हैं। तो पुलिस ने अपने तरीके से इन्हें घेरना शुरू किया, इनके करीब तक पहुंचने का अभियान शुरू हुआ, इनके गिरोह में फूट डालने की कोशिश शुरू की। आपको हमने पहले ही बताया कि छांगु दुसाद अपने को दलितों का गॉडफादर बनाने में लगा था, तो दलितों में भी फूट डालने की कोशिश शुरू की गई। घेराबंदी जिस तरीके से किया जाने लगा उसमें 2 रास्ते निकाले गए कि एक तो गिरोह के भीतर फूट हो और दूसरा इसे वहां तक पहुंचाया जाए जहां पुलिस पहुंच सके। अब इसके लिए जरूरी बात क्या थी कि इसके गिरोह के कुछ लोगों को थोड़ी आजादी भी दी गई, बिल्कुल गुपचुप तरीके से। वह रडार पर थे कि ये कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, ताकि पता चल सके कि असली ठिकाना क्या है। जैसा आपको हमने एपिसोड नंबर 201 में बताया था कि जब पुलिस की चाल तेज हुई तो कुछ दिनों तक यह छांगु दुसाद बोकारो भाग गया था। लेकिन अब छांगु दुसाद की तमाम कमजोरियां पुलिस जानती थी। 2 शादियां, दोनों शादियां जहां थी वहां पुलिस ने अपने जासूस बिछाए, पत्नियों का कहां आना जाना है और कहां कहां इनके रिश्तेदार हैं, बच्चे कब निकलते हैं, कब कहां पहुंचते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश की जाने लगी। तो 31 मार्च को बिंदेश्वरी दुबे ने 1987 में टास्क दिया था और बहुत दिन नहीं लगा इस आतंक को खत्म करने में, जिसने 260 हत्याएं की थी। पहले कुर्मी से लड़ा, भूमियार से लड़ा, बाद में ठाकुरों से लड़ने लगा, उसके बाद ब्राह्मणों पर भी हमला किया। तारीख आने लगी 15 अप्रैल और 15 अप्रैल 1987 आते आते यह बात इस्टेब्लिश हो गई कि ये जो छांगु दुसाद है इसका एक सुरक्षित ठिकाना थिलोई गांव में है, भगवानपुर थाना क्षेत्र का, और यहां इसका आना जाना है। आने जाने की वजह क्या क्या यह भी जानकारी ली गई। तो इसकी जो दूसरी पत्नी थी, जो अभी ज्यादा प्यारी थी, जिसका नाम सिमरिया था, उसकी फुआ इस गांव में रहती थी, इसलिए यहां इसे ठिकाना आसानी से मिल जाता था। हालांकि ये जो थिलोई गांव था वह मूल रूप से कोयरी कुशवाहा का गांव था, फिर भी अन्य जाति के लोग थे, ठाकुर भी थे।
दलितों में भी मुसहर जाति के लोग थे। तो एक बात और जानकारी मिली कि इसी थिलोई गांव में ये छांगू दुसाद एक दूसरी औरत पर भी नजर गड़ाए हुए हैं, या यूं कहें कि अवैध संबंध बनाए हुए हैं। 2 शादी के बाद तीसरे पर भी इसकी दृष्टि है और वह औरत इसकी कमजोरी है। तो ये जो टास्क फोर्स था जिसके जिम्मे सफाया था, उसने थिलोई गांव को अपने रडार पर बहुत तेज रखा। अब आगे जो कहानी चलती रही कि यह कई दिनों तक पुलिस की चाल की वजह से बोकारो भागा हुआ था, तो इस बात की प्रतीक्षा की जाने लगी कि यह बोकारो से निकलता कब है। फिर थिलोई गांव में आप ये कह सकते हैं कि इसमें पुलिस की भूमिका भी रही कि यह बात नोटिस की गई कि यहां छांगू दुसाद आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इसी गांव में दलितों की 2 जाति, दुसाद जो छांगू दुसाद था वह मुसहर, उन दोनों के बीच तनातनी हो गई थी। तनातनी क्यों हुई थी? जैसा आपको हमने पहले भी बताया था कि उस सरकार के कार्यकाल में बिहार में दलितों को सीलिंग से जमीन बाहर निकालकर बांटा गया था, लाल कार्ड बटा था। और इस थिलोई गांव में जो बाबू साहब लोग थे, उनमें एक नाम वाले थे प्रबल प्रताप सिंह, उनकी जमीन भी सीलिंग से निकाली गई थी और जमीन को निकालकर गांव में जो दुसाद जाति के लोग थे, जो भूमिहीन थे, उन्हें दे दिया गया था। लेकिन प्रबल प्रताप सिंह इसका विरोध कर रहे थे और इस विरोध का फायदा भी पुलिस ने, जो टास्क फोर्स था, उसने उठाया। एक चाल तैयार की गई कि प्रबल प्रताप सिंह की जो जमीन दुसाधों को दी गई थी, प्रबल प्रताप सिंह कहने लगे कि वो जमीन मुसहर जाति को देना चाहते हैं, वो अधिक गरीब है। तो इस कारण से मुसहर जाति के लोग प्रबल प्रताप सिंह के साथ खड़े हो गए और दुसाद जाति के लोग अपने को नुकसान में पाने लगे। तो जो दुसाद जाति के लोग थे और जिनका छांगू दुसाद से संपर्क था, इस गांव में कई वजहों से, जैसा मैंने इस एपिसोड में बताया, छांगू दुसाद से संपर्क किया। छांगू दुसाद ने कहा ठीक है, हम आते हैं, पंचायत करेंगे, प्रबल प्रताप सिंह को भी सिखाते हैं। तो पुलिस तो इसी मौके की तलाश में लगी हुई थी। इस भूमि विवाद को लेकर मुकदमेबाजी भी चल रही थी और छांगू दुसाद से आने की तारीख बताती थी। तो ये सब घेराबंदी चल रही थी। बोकारो से जब वो चला, रोहतास आया, तो जो पुलिस के भेदिए थे, जो अब छांगू दुसाद गिरोह के भीतर ही घुस गए थे, 17 अप्रैल को यह बता दिया कि छांगू दुसाद थिलोई गांव में आ गया है। 17 अप्रैल 1987। और साथ में उसकी दूसरी पत्नी सिमरिया भी है, दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ बेटा सुभाष भी है और पहली पत्नी का बेटा नगीना भी है। इसके अलावा उसके आने की खबर पर या आने की तैयारी को लेकर उसके गिरोह के कई सदस्य भी पहले ही पहुंचे हुए थे, मतलब पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा था। तो पुलिस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। अब देखिए, छांगू दुसाद जब गांव पहुंच गया, पंचायती भी करनी थी, लड़ाई भी करनी थी, संहार भी करना था, तो उसने गांव में एक और अपराध कर दिया आसपास के किसी गांव से। छांगू दुसाद गिरोह ने 2 लोगों को अगवा कर लिया। इसमें एक को तो छोड़ दिया गया, अब क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, लेकिन दूसरे को छोड़ने के लिए 10,000 रुपए की राशि मांगी जाने लगी। यह राशि भी उस जमाने में बड़ी राशि होती थी। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा जब मैं छांगू दुसाद की कहानी शुरू कर रहा था कि इस वारदात को मैंने कवर नहीं किया था, लेकिन जब मैं क्राइम रिपोर्टर बन रहा था तो कैसे क्राइम रिपोर्टिंग की जाती है, इसे जानने के लिए पिछले कई वर्षों के अपराध को, 1990 से पहले के अपराध को मैं पढ़ रहा था। मैंने उनकी रिपोर्टिंग देखी थी, पुलिस की कार्रवाई को समझने की कोशिश की थी। तो खैर, तो अपहरण में भी एक पक्ष आ गया और ये सब जानकारी चलती ही रही। तो यह बात करीब करीब प्रमाणित हो गई कि अब छांगू दुसाद जो है वह थिलोई गांव में ही है।
लेकिन छांगू दुसाध से लड़ना इतना आसान नहीं था। एसपी सुदर्शन प्रसाद सिंह घेराबंदी करने में लगे। एक ट्रेनिंग दी गई कि गांव की घेराबंदी कैसे करनी है। बीएमपी जवान, गोरखा के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सबों को गांव का एक नक्शा तैयार किया गया, किधर से घुसना है, किधर से। गांव को भी 4 हिस्सों में, करीब 200 लोगों की, 200 परिवारों की बस्ती थी ये, 4 हिस्से में गांव को बांटा गया और चारों हिस्से में एक एक डीएसपी और एएसपी तैनात किए गए। यह कार्रवाई के पहले इसकी रूपरेखा तैयार की गई। जब गांव में हम धावा बोलेंगे तो क्या करना है। देखिए, सूचना और इस रूप में पुष्ट हो गई कि 19 अप्रैल को 1987 को भगवानपुर थाने पर एक व्यक्ति ने, अजनबी ने आकर सूचना दे दी कि देखिए छांगू दुसाध गांव में है, थिलोई में है और साथ में उसके कई सदस्य भी हैं। अब आपको जो करना है कीजिए। पुलिस वाले को लगा कि नहीं, मेरी सूचना पक्की है, लेकिन अब कार्रवाई करनी है तो कैसे करनी है, किसके घर में है, कहां है, यह मालूम नहीं हुआ। तो अब पूरी तैयारी के साथ 19 अप्रैल 1987 को सुदर्शन प्रसाद सिंह के नेतृत्व में जो मौजूदा एसपी थे, पुलिस ने वहां धावा बोला और पूरे गांव की घेराबंदी कर ली गई। घेराबंदी इस कदर की गई कि कोई निकल ना पाए किसी भी रास्ते से। लेकिन यह तो पता था नहीं कि कहां है। और इस बीच देखिए, सुदर्शन प्रसाद सिंह के सामने एक और चुनौती आ रही थी कि जो सफाया अभियान चलाया जाना था रोहतास में, तो एक खबर और बड़ी खबर, ये जो धमरी खरबार था, दूसरा बड़ा दस्यु गिरोह, उसके बारे में भी पुख्ता जानकारी मिली थी, तो उसे भी नहीं छोड़ना था। तो उस टीम के पीछे एक दूसरी टीम को लगा दिया गया था, क्योंकि वहां एक नया ऑपरेशन होना था, एक अलग ऑपरेशन होना था। और इस थिलोई गांव के बारे में यह भी खबर थी कि यहां रामाशीष कोयरी उर्फ दादा, जो एक और बड़ा दस्यु सम्राट है, वह भी आने वाला है। तो दोनों से निपटने की तैयारी की गई। तो 19 अप्रैल 1987 को पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी पलटन के साथ पुलिस ने गांव में धावा बोला। रास्ते सारे बंद कर दिए गए। अब इसके बाद अनाउंसमेंट शुरू हुआ कि देखो, हम खोजने आए हैं छांगू दुसाध को, जो इसी गांव में किसी घर में छुपा है। छांगू दुसाध, तुम निकल आओ, तुम अब बच नहीं सकते हो, आत्मसमर्पण करो, नहीं तो गोली से मारे जाओगे। लेकिन वह आत्मसमर्पण करने वाला कहां था। तो परिणाम यह हुआ कि पुलिस ने घर घर की तलाशी लेनी शुरू की और जिस घर की तलाशी ली जाती, उस घर के सभी लोगों को घर से बाहर कर लिया जाता। मर्द एक तरफ, औरत एक तरफ, बच्चे एक तरफ। तो बच्चों से तो कोई बात ही नहीं थी। तो मर्दों के बीच में, औरतों के बीच में उनकी तलाशी, उनकी पहचान, उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई। गांव को खाली करा दिया गया। जब गांव खाली हो गया, इसके बाद भी वह कहीं नहीं मिला, किसी घर में मिलता ही नहीं था। और गांव के सारे मर्द और औरत अब खुले मैदान में थे। तो इस ऑपरेशन को अंजाम देते देते रात का वक्त होने लगा। अब सभी ग्रामीणों को आप रात भर खुले मैदान में तो रख नहीं सकते थे। तो जैसे जैसे जांच पूरी होती, पुलिस वाले परिवार के सदस्यों को छोड़ रहे होते, वे अपने घरों में चले गए। अब पुलिस फिर से गांव में घुसी। पुलिस को यह भी जानकारी थी, बहुत ही सतर्कता के साथ ऑपरेशन को अंजाम देना था, कि ये जो छांगू दुसाध है अपने साथ हैंड ग्रेनेड भी रखता है। जैसे ही मौका मिलेगा, उसे लगेगा कि जिंदगी खतरे में है, कोई हमला बोलने आ रहा है, तो वो हैंड ग्रेनेड फेंकेगा। तो इसलिए हैंड ग्रेनेड लेकर पुलिस वाले भी गए थे, क्योंकि ग्रेनेड का जवाब ग्रेनेड से ही दिया जाए, ग्रेनेड से ज्यादा नुकसान होता है। तो पुलिस ने गांव में घुसने पर जब ग्रामीण छोड़ दिए गए अपने अपने घरों में जाने के लिए, तो एक घर में ऐसा पाया कि उस घर में तो कोई लौटा ही नहीं। तो आखिर क्यों नहीं लौटा भाई? तो नहीं लौटने की वजह समझ में नहीं आई।
उस घर की तलाशी दिन में भी पुलिस वालों ने ली थी। तो उस घर में पुलिस घुसी। अब देखिए यहां दो कहानी है। एक कहानी यह है कि घर में पुलिस के घुसते ही गोलीबारी शुरू हो गई छांगू दुसाद की ओर से। दूसरी कहानी यह है कि जब पुलिस पहली बार घर में घुसी थी तब भी छांगू दुसाद उस घर में ही था, लेकिन वह चौकी के नीचे या किसी ऐसे सामान के नीचे दुबक गया था जिसके ऊपर पुआल रखा हुआ था, तो इसलिए पुलिस वाले उसे खोज नहीं पाए थे। तो पहली कहानी यह कि पुलिस के घुसते ही गोलीबारी शुरू हो गई। दूसरी कहानी यह कि जब पुलिस ने घर की सूक्ष्मता से तलाश करी और छुपे हुए छांगू दुसाद को खोजने की कोशिश करी तो छांगू दुसाद ने एक हैंड ग्रेनेड फेंक ही दिया, और यह हैंड ग्रेनेड बीएमपी 15 के जवान जांबाज नवीन कुमार सिंह को लगा। वह वहीं ढेर हो गया, मतलब पुलिस बल को नुकसान पहुंच गया। नवीन कुमार सिंह वैशाली जिले का रहने वाला था। राज्य सरकार ने बाद में तुरंत नवीन की पत्नी को नौकरी देने की घोषणा की। नवीन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ किया गया। खैर, तो अब यहां ये जो घर था बिल्कुल 1.5 फीट की पतली गली में था। वहां दोनों ओर से गोलीबारी होने लगी। इस गोलीबारी में घंटों रात भर गोलीबारी चलती रही, जिसमें पुलिस का दावा है, जो मैं पुरानी खबरें देखता हूं जो मेरी लाल डायरी में रखी हुई हैं, कि अपराधियों की ओर से 230 राउंड गोली चलाई गई। पुलिस ने भी जवाब में 300 राउंड गोलियां चलाई। हैंड ग्रेनेड भी 5 फेंके गए। और जब देर रात को यह गोलीबारी खत्म हुई 19-20 अप्रैल 1987 की रात, तो ये छांगू दुसाद, जो आतंक का पर्याय था, जिसने अब तक 260 हत्याएं की थी, 260 मर्डर्स और 106 हथियार लूटे थे, वह ढेर हो चुका था। ऐसा अपराधी ढेर हुआ था जिसकी तस्वीर तक पुलिस के पास नहीं थी। आज छांगू दुसाद की अंतिम किस्त में आप थंबनेल पर जो तस्वीर देख रहे हैं वह छांगू दुसाद की तस्वीर है। आप देख रहे होंगे तस्वीर में, यदि आप जूम कर देखेंगे तो हुलिया वैसा ही था जैसा बताया गया था। और सिर्फ छांगू दुसाद नहीं मारा गया, उसके साथ उसका एक और सहयोगी बगेदू चमार भी मारा गया। इन लोगों के पास से असलहे मिले, गोलियां मिली, हैंड ग्रेनेड मिला। इसकी जो दूसरी ब्याहता पत्नी थी वह गिरफ्तार की गई सेमरिया। बेटा सुभाष को भी हिरासत में लिया गया, नगीना को भी हिरासत में लिया गया। तो इस तरीके से इसका अंत हो गया। पुलिस को जो यह खबर थी कि इस गांव में रामाशीष कोयरी उर्फ दादा दूसरा दस्यु सम्राट भी आने वाला है, वह नहीं आया। तो इसलिए इस मुठभेड़ में रामाशीष कोयरी उर्फ दादा बच गया। इसी एपिसोड में आपको हमने यह भी बताया था कि उसी दिन जब ऑपरेशन छांगू दुसाद की तैयारी हुई थी, रोहतास के एसपी को यह खबर मिली थी कि एक दूसरे ठिकाने पर घमरी खरबार भी अपने गिरोह के साथ है। तो वहां एक दूसरी टुकड़ी गई, वहां भी बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 8 लोग मारे गए, 8 डकैत मारे गए, 8 बड़े डकैत मारे गए। वहां से भी हथियारों की बड़ी भारी जब्ती हुई। तो इन दोनों मुठभेड़ों ने 20, 21, 22 अप्रैल के अखबारों में को सुर्खियां प्रदान की। मुख्यमंत्री बिंदेश्वर दुबे ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि देखिए जो मैंने कहा था कि सफाया करेंगे, सफाया अभियान शुरू हो चुका है। वह पुलिस जिसे यह माना जाता था कि रोहतास में कि वह डकैतों से लड़ नहीं सकती है, वह अब डकैतों से लड़ रही थी। और आपको यह जानकर हैरत होगी, लोग उस दिन को भूल भी नहीं पाए होंगे कि जब एसपी सुदर्शन प्रसाद सिंह छांगू दुसाद व उसके साथी की लाश को लेकर गांव से आए थे और सासाराम में उसे एक सार्वजनिक स्थान पर रखा गया था, तो 40,000 से अधिक लोग, जैसे लगता था जन सैलाब उमड़ा है। साथ में हुए 8 डकैत भी
जो उधर दूसरे मोर्चे पर मारे गए थे, उन्हें देखने के लिए, इन अपराधियों को, इन डकैतों को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। वे जानना चाहते थे, वे देखना चाहते थे करीब से कि क्या यह सचमुच खत्म हो गया। वह सुखद दिन था रोहतास के लिए, क्योंकि दो ऐसे आतंका, खरबार गिरोह के 8 डकैत, कि ऐसे आतंक का सफाया हो रहा था जिसने रोहतास को जीना हराम कर दिया था। लोग अपने बच्चों को कहते थे कि सो जाओ नहीं तो वो आ जाएगा, कहां किसको मार देगा। हालांकि ये जो छांगू दूसरा था वह अंत तक कहता रहा कि वो दलितों का गॉडफादर है। इसने अपने गिरोह के कई सदस्यों को अलग अलग कमान भी दे दी थी। मतलब गिरोह के भीतर भी इसने एक संगठित तरीके से उपगिरोह भी तैयार किए थे और 3-4 इसके उपगिरोह भी थे, जिससे भी आगे चलकर कई अपराधी पैदा हुए, कई डकैत पैदा हुए। बाद में वे सभी मारे गए। उनकी कहानी भी कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वो कहानियां भी आपको बताएंगे। तो आज की कहानी छांगू दुसाद के खात्मे की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं। उदय से लेकर अंत तक आपको हमने समझाने की कोशिश करी है, आप समझ सकते हैं। देखिए, खबरों के पीछे का उद्देश्य ही यह है कि कानून को अपने हाथ में लेना जुर्म है, और जब आप जुर्म के रास्ते पर चलते हैं, अपराध के रास्ते पर चलते हैं, गोली से दोस्ती करते हैं, कानून से बैर लेते हैं, तो आपका अंत आज न कल होता ही होता है। कितने दिनों तक सरपरस्ती आपको मिलेगी? जब पानी सर के ऊपर जाता है तो आपका डेथ वारंट सरकार को निकालना ही होता है। तो इसी तरीके से छांगू दुसाद खत्म हुआ। मुझे लगता है कि यह कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी। जो हमारी पीढ़ी है अभी मौजूद, और विशेषकर नौजवान, वे समझेंगे कि अपराध का रास्ता कितना खराब है और इसका अंत कितना बुरा होता है। तो आज इतना ही। चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और निवेदन, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझे कोई भूल सुधार के लिए ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे अवश्य संपर्क करेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ रात 9 बजे।